आज मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं। दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी रेस किस चीज की चल रही है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? हो सकता है आप कहें कि तेल के लिए चल रही होगी, जंग चल रही है उसके लिए, सोने की चल रही होगी, रेट वेट बढ़ रहे हैं उसके, या फिर वेपन्स की चल रही होगी, हथियार वगैरह की। ऐसा ही सोच रहे हैं? नहीं, इन तीनों में से किसी चीज की कोई रेस नहीं चल रही है। दरअसल दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी रेस अगर किसी चीज की चल रही है तो वो है टेक्नोलॉजी की रेस, एआई की रेस, चिप्स की रेस और फ्यूचर कंट्रोल करने की। क्योंकि आने वाले 20 साल में जो देश टेक्नोलॉजी कंट्रोल करेगा वही इकोनॉमी कंट्रोल करेगा, वही जॉब्स को कंट्रोल करेगा, वही दुनिया के रूल्स तय करेगा। लेकिन इस रेस में एक अनकंफर्टेबल सवाल भारत के लिए भी खड़ा होता है। वो ये कि आखिर हम कहाँ स्टैंड करते हैं इन सब चीज़ों के बीच। क्योंकि सच थोड़ा कड़वा है, पर वो ये कि हमारे बगल में पड़ोसी जो हैं हमारे, चीन को ले लीजिए, दुनिया को स्मार्टफोन से लेकर ईवी बैटरीज तक सप्लाई करता है। छोटा सा ताइवान पृथ्वी पर आप ढूंढेंगे तो शायद मुश्किल से मिलेगा आपको, जिसकी पॉपुलेशन हमारे एक बड़े शहर जितनी है। वो पूरी दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स बना रहा है। और अमेरिका, वहाँ की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, उसका कंपैरिजन इंडिया से करना ही बेमानी सा है। क्योंकि वहाँ की टेक कंपनीज ऐसी कंपनीज बन के निकल कर आ रही हैं जिनकी वैल्यूएशन सुनकर भारत की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनीज भी छोटी लगने लगेंगी। भारत कहाँ खड़ा है छोड़ दीजिए, क्या ही बात करी जाए फिलहाल। लेकिन दुनिया का टैलेंट हब होने के बावजूद हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं? आखिर हम अभी तक ऐसी ग्लोबल टेक जाइंट्स क्यों नहीं बना पाए जो दुनिया को टेक्नोलॉजी बेच सकें, ना कि सिर्फ इस्तेमाल करें उस टेक्नोलॉजी का। ज़रा पिक्चर अगर बड़े आकार में आप देखें ना, तो मैं भी जिस ताइवान का नाम ले रहा था, जिसका जिक्र कर रहा था, थोड़ा सा उसके बारे में सुनिए। ताइवान नाम एक छोटे से देश का है, पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ 30 लाख, यानी लगभग दिल्ली एनसीआर के आसपास की पॉपुलेशन मान लीजिए आप। लेकिन इसी छोटे से देश की एक कंपनी है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये शॉर्ट फॉर्म में टीएसएमसी के नाम से जानी जाती है। और अगर आपने इसका नाम नहीं भी सुना है ना, तो भी आपकी ज़िंदगी पर इस कंपनी का बहुत बड़ा बड़ा असर पड़ता है। ये आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कंपनी है। आप सोचेंगे कैसे? देखिए, आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन से लेकर एआई टूल्स, डेटा सेंटर्स, ग्राफिक कार्ड, सब कहीं ना कहीं इसी कंपनी पर डिपेंड करते हैं। एप्पल का आईफोन हो, एनवीडिया के एआई चिप्स हो, एएमडी हो, क्वालकॉम हो, दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज चिप डिज़ाइन तो खुद करती हैं, लेकिन उन चिप्स को बनवाने के लिए आखिर में जाना पड़ता है ताइवान की टीएसएमसी के पास। मतलब इमेजिन कीजिए ना, दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनीज एक छोटे से देश की एक कंपनी के भरोसे बैठी हैं। अब इसका स्केल अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। 2025 में टीएसएमसी ने करीब 54.55 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। जी हाँ, रेवेन्यू नहीं, प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। अब इसे अगर भारतीय रुपए में आप समझे ना, हो सकता है आप डॉलर में ना आंकड़ा समझ पाए हों, तो $1 जो लगभग 95 रुपए के आसपास का आप मान लीजिए, उससे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज इतना ही रहता है। तो ये करीब 5,18,000 करोड़ का प्रॉफिट बैठता है साल भर का, केवल साल भर का। और सिर्फ प्रॉफिट है ये, यानी खर्च वर्च सब हटा हटू के जो कमाई बचती है ना, जो पैसा, वो है ये। अब कंपैरिजन सुनिए और शॉक होने के लिए तैयार रहिए। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज, चाहे टीसीएस हो या इन्फोसिस हो, वो डेकेड्स से मार्केट में हैं, दशक बीत गए हैं उन्हें बाजार पे राज करते हुए। लेकिन ताइवान की एक कंपनी अकेले इतने स्केल पर खड़ी हो गई है कि उसकी ताकत कई देशों के टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम से भी बड़ी लगने लगी है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? जवाब सीधा सा है। ताइवान ने दशकों पहले डिसाइड कर लिया था कि फ्यूचर सेमीकंडक्टर का होगा, उन्हें इकोसिस्टम बनाना है, और उन्होंने बनाया। इंजीनियर्स तैयार किए, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बनाई, रिसर्च पर पैसा लगाया, पेशेंस रखा। और आज हालात ये है कि अगर ताइवान की सप्लाई चेन 1 महीने के लिए भी अगर रुक जाए ना, तो दुनिया में स्मार्टफोन से लेकर एआई सर्वर्स तक की प्रोडक्शन हिल जाएगी। अब जरा अपने पड़ोसी देश चीन को भी देख लीजिए, बगल में ही है। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि चाइना तो बस सस्ता माल बेचता है, लेकिन रियलिटी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। चाइना ने सिर्फ फैक्ट्री बनाने का खेल नहीं खेला है, उसने टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बिल्ड किया है। आज आप जिस स्मार्टफोन मार्केट को देखते हैं, वहां चाइनीज कंपनीज डोमिनेट करती है। शाओमी, हुआवे, ओप्पो, वीवो, ये सिर्फ ब्रांड नहीं है, ये ग्लोबल सप्लाई चेन है।
ईवी बैटरी मार्केट में चाइना की कंपनी CATL दुनिया की किंग बनी बैठी है। सोलर पैनल मार्केट चाइना डोमिनेट करता है उसमें। रेयर अर्थ प्रोसेसिंग चाइना डोमिनेट करता है उसमें। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग चाइना डोमिनेट करता है। यानी दुनिया की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं चाइना की फैक्ट्रीज और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम पर डिपेंड करता है। और यही वजह है कि अमेरिका जैसे देश भी चाइना को लेकर नर्वस रहते हैं, क्योंकि चाइना सिर्फ चीजें खरीदता नहीं है, दुनिया को बेचता है। वैल्यू क्रिएशन वहीं होती है, जॉब्स वहीं बनती हैं, प्रॉफिट वहीं जनरेट होता है, जियोपॉलिटिकल पावर वहीं बनती हैं। जहां ये सब कुछ होता है, जहां इस समय चाइना खड़ा है, वो सब वहां जनरेट हो रहा है। अब आते हैं अमेरिका पर, क्योंकि असली गेम वहां और ज़्यादा डेंजरस आपको दिखाई देगा, क्योंकि अमेरिका हर चीज़ खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता। लेकिन जहां सबसे ज़्यादा पैसा बनता है इनोवेशन में, सॉफ्टवेयर्स में, AI में, डीप टेक में, वहां अमेरिका अभी भी किंग है। एक एग्जांपल ले लीजिए, ओपन AI, वही कंपनी जिसने ChatGPT बनाया और आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ साल पहले तक इसका नाम हार्डली शायद लोगों ने सुना हो, मतलब सुना ही नहीं होगा कुछ साल पहले तक तो। लेकिन आज इसकी वैल्यूएशन की चर्चा $300 बिलियन से ऊपर तक पहुंच चुकी है। अब 95 रुपये के हिसाब से अगर देखें ना, तो ये करीब 28 लाख करोड़ के करीब बैठता है। ज़रा कंपेयर कीजिए, भारत की सबसे बड़ी कंपनीज में से किसी एक का भी नाम ले लीजिए, जैसे रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, ये बड़ी कंपनीज हैं अपने देश। लेकिन AI रिवोल्यूशन में जो नई वैल्यू क्रिएट हो रही है ना, उसका स्केल अलग ही लीग में है। और सिर्फ ओपन AI ही नहीं, अब ज़रा दूसरे नाम भी सुन लीजिए, उनके नाम भी शायद आपने सुने हो, शायद ना भी सुने हो। एंथ्रोपिक, ये भी एक AI कंपनी है, जिसकी वैल्यूएशन को लेकर हाल के महीनों में चर्चा इतनी बड़ी होने लगी है कि आंकड़े सुनकर दिमाग घूम जाएगा आपका। इमेजिन कीजिए, एक AI स्टार्टअप की वैल्यूएशन इतनी बड़ी है कि वो भारत के कई बड़े बिजनेस सेक्टर्स को चैलेंज करती नजर आएगी। फिर आता है नाम SpaceX का, ये तो ज़रूर आपने सुना होगा। पहले लोग स्पेस को सिर्फ गवर्नमेंट गेम समझा करते थे, लेकिन एलन मस्क की कंपनी ने पूरा इक्वेशन ही बदल कर रख दिया है। सैटेलाइट्स लॉन्च कर रही है, इंटरनेट दे रही है, रॉकेट कॉस्ट कम कर रही है, नासा के साथ काम कर रही है मिलके, और वैल्यूएशन इतनी बड़ी कि अगर उसका IPO आए तो भारत के सबसे बड़े IPO भी कंपैरेटिवली बौने साबित होने लगेंगे। और यहीं से अनकंफर्टेबल सवाल वो खड़ा होता है सामने हमारे कि हम कहाँ हैं। क्योंकि अमेरिका में आज ऐसी कंपनीज बन रही हैं जिनका एक फंडिंग राउंड भारत के बड़े IPO से कंपेयर होने लगता है। भारत का बिगेस्ट IPO हजारों करोड़ का होता है, कहेंगे बहुत पैसा है ये तो, लेकिन वहाँ एक टेक कंपनी की प्राइवेट वैल्यूएशन लाखों करोड़ तक पहुँच जाती है। तो सवाल फिर वही है, आखिर भारत कहाँ रह गया? टैलेंट हमारे पास भी है, ऐसा तो है नहीं कि टैलेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ के टेक जाइंट्स को चला कौन रहा है, वहाँ के CEO कौन है? ज़्यादातर इंडियंस ही हैं। फिर हम पीछे क्यों? मार्केट भी बड़ा है अपना, इंजीनियर्स भी हैं यहाँ पे, फिर हम दुनिया को टेक्नोलॉजी बेचने वाले देश क्यों नहीं बन पाए? क्यों हम आज भी चिप इंपोर्ट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बाहर से लेते हैं, AI मॉडल्स बाहर से इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन्स तक लार्जली फॉरेन इकोसिस्टम पर डिपेंड है? सवाल वही सबसे अनकंफर्टेबल वाला हिस्सा, आखिर भारत पीछे क्यों? क्योंकि ये कहना आसान है कि हमारे पास टैलेंट है, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, हम फ्यूचर के सुपर पावर हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि टेक्नोलॉजी रेस में सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं होता, इकोसिस्टम चाहिए, पेशेंस चाहिए, रिस्क टेकिंग चाहिए, और सबसे ज़रूरी लॉन्ग टर्म विजन चाहिए। और यही शायद इंडिया कई जगह पीछे रह जाता है इन चीज़ों में। सबसे पहली वजह अगर मैं आपको गिनाऊं तो हम सर्विसेज इकॉनमी बन गए हैं, सर्विस देते हैं दुनिया भर को, प्रोडक्ट इकॉनमी नहीं है, हम प्रोडक्ट नहीं बनाते। अब इसे आसान भाषा में अगर मैं आपको कहूं तो भारत ने IT सेक्टर में कमाल ज़रूर किया है। ऐसा नहीं है कि मैं सब नेगेटिव बातें बता रहा हूं, भारत ने IT में सच में कमाल किया है, इसमें कोई शक नहीं है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक्नोलॉजीज, इन कंपनियों ने लाखों जॉब्स दी हैं, इंडिया को ग्लोबल आउटसोर्सिंग हब बना दिया है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुई? हमने दूसरों की टेक्नोलॉजी के लिए काम करना सीख लिया, लेकिन खुद की वर्ल्ड चेंजिंग टेक्नोलॉजी कम बनाई। मतलब सिलिकॉन वैली कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती थी और इंडिया उसका बैकएंड संभालते थे। अमेरिका प्रोडक्ट बनाता था, इंडिया सर्विस देता था। पैसा आया, जॉब्स आई, इकॉनमी भी ग्रो हुई, लेकिन
एक चीज़ मिस हो गई, ग्लोबल टेक्नोलॉजी ओनरशिप। यानी इमेजिन कीजिए ना, अगर दुनिया में कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, नई चिप आर्किटेक्ट आती है या एआई मॉडल आता है, तो अक्सर वो अमेरिका, चाइना या कहीं और से ही आता है। भारत लार्जली कंज्यूमर ही बनकर रह जाता है, हम सिर्फ यूज़ करते हैं, लेकिन ओनरशिप हमारे पास नहीं है। और टेक्नोलॉजी में असली पैसा यूज़ करने में नहीं आता है, मालिक जो होता है ना, ओनरशिप वाला, उसके पास होता है। फ़ोन असेंबल करने वाला उतना ही कमाता है जितना उसका डिज़ाइन और इकोसिस्टम ओन करने वाला कमाता है। आईफोन असेंबल करने वाला उतना नहीं कमा सकता जितना उसे डिज़ाइन और इकोसिस्टम को ऑन करने वाला कमाता है। दूसरी वजह की अगर बात करूं तो हम मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन मिस कर गए हैं। जब चाइना फैक्ट्रीज बना रहा था, पोर्ट्स बना रहा था, इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम बना रहा था, इंडिया पॉलिसी पैरालिसिस, ब्यूरोक्रेसी और अप्रूवल्स में फंसा हुआ था उस टाइम। चाइना ने डिकेड्स तक एग्रेसिवली मैन्युफैक्चरिंग को पुश किया है। रिजल्ट आज आप देख रहे हैं, आईफोन तक लार्जली चाइना इकोसिस्टम के तहत बन के सामने आते हैं। ईवी बैटरीज चाइना डोमिनेट करता है, सोलर पैनल्स चाइना डोमिनेट करता है, सेमीकंडक्टर उसमें भी पैकेजिंग वगैरह में चाइना आगे है। और इंडिया, हमने लंबे समय तक मैन्युफैक्चरिंग को उतना सीरियसली लिया ही नहीं जितना लेना बहुत ज़रूरी था। अब सेमीकंडक्टर की अगर बात कर लें ना, तो वहाँ भी मामला थोड़ा गोलमोली है, क्योंकि ये फ्यूचर का वो तेल है जिसकी ज़रूरत आने वाले भविष्य में होगी, और जिसके हाथ में वो होगा वो किंग होगा। आज एआई बूम चल रहा है, लेकिन एआई सिर्फ सॉफ्टवेयर से नहीं चलता, उसके पीछे चाहिए अल्ट्रा पावरफुल चिप्स, और उन्हीं चिप्स का किंग है ताइवान की टीएसएमसी। अब इंडिया भी सेमीकंडक्टर मिशन की बात कर लेना चाहिए, क्योंकि हम भी थोड़ा बहुत तो कुछ कर रहे हैं, लेकिन कितना कर रहे हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स दे रही है उन चीज़ों के लिए, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनीज इकोसिस्टम बिल्ड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऑनेस्ट सवाल यह है कि क्या हम लेट हो गए हैं? क्योंकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ओवरनाइट तो नहीं बनने वाली। ताइवान को यहाँ तक पहुँचने में 30 से 40 साल लगे हैं। चाइना अरबों डॉलर झोंक चुका है इसमें, अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर चुका है और अभी भी कर रहा है। मतलब ये 100 मीटर की रेस नहीं है, मैराथन है, और इंडिया ने दौड़ थोड़ी देर से शुरू की है। तीसरी वजह की बात कर लीजिए, शायद सबसे पेनफुल वजह भी यही है, रिस्क टेकिंग कल्चर हमारे यहाँ है ही नहीं। यही तीसरा सबसे बड़ा कारण है। अमेरिका में अगर स्टार्टअप फेल हो जाए तो इन्वेस्टर बोलता है ठीक है, नेक्स्ट आइडिया क्या है वो बताओ। इंडिया में कई बार स्टार्टअप्स फेल होने का मतलब सोशल नेग्लिजेंस आप कह सकते हैं, सामाजिक तौर पर आपको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ये क्या चलाने बैठ गया था ये। फेलियर मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, नौकरी कर लेते तो ज़्यादा बढ़िया था, बिजनेस में क्या रखा है, रिस्क क्यों लिया, ऐसी माइंड थॉट्स आगे बढ़ने नहीं देती। डीप टेक कंपनीज जल्दी नहीं बन पाती इन चीज़ों की वजह से। ओपन एआई ओवरनाइट नहीं बनती हैं। स्पेसएक्स ने रॉकेट एक्सप्लोड भी किए हैं, लॉसेस भी झेले हैं, लेकिन पेशेंस रखा गया है। इंडिया में इन्वेस्टर्स का बड़ा हिस्सा क्विक प्रॉफिट चाहता है। डीप टेक में पैसा लॉक करना, 10 से 15 साल तक वेट करना, ये कल्चर अभी लिमिटेड है। भारत में इसकी कहीं कोई स्थान है ही नहीं, इसलिए हम पीछे हैं। चौथी वजह की बात कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम होता ही नहीं है यहाँ। इन्वेस्टमेंट तो छोड़ दीजिए, लोग ध्यान कम देते हैं उस तरफ। अब डेटा अगर आपको मैं बताऊं ना, तो ये शायद सबसे शॉकिंग हिस्सा होगा। अमेरिका अपनी जीडीपी का लगभग 3% रिसर्च पर खर्च करता है। चाइना 2% से ज़्यादा अपनी रिसर्च पर खर्च करता है। इजराइल जैसा देश भी इस चीज़ में आ गया, लेकिन इंडिया करीब 0.6 से 0.7% जीडीपी का इस चीज़ में खर्च करता है। अब सोचिए, अगर आप इनोवेशन पर ही कम खर्च करेंगे, लैब्स कम होंगी, डीप साइंसेस फंडिंग कम होंगी, यूनिवर्सिटीज़ इंडस्ट्री से कम जुड़ी होंगी, तो अगली एनवीडिया या अगला ओपन एआई कैसे बनेगा? टैलेंट होना अलग चीज़ है, इकोसिस्टम बनाना अलग चीज़ है। और यहाँ एक अनकंफर्टेबल सच ये है कि भारत, इंडिया ब्रेन एक्सपोर्ट तो बहुत अच्छा कर लेता है, ब्रेन रिटेंशन उतना अच्छे से नहीं कर पाता है। दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज में इंडियन सीईओज दिख जाएंगे, सुंदर पिचई, सत्य नडेला, काउंटरलेस इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट, लेकिन सवाल यह है कि वो $1 बिलियन टेक्नोलॉजीज इंडिया में क्यों नहीं बनती? क्योंकि इकोसिस्टम जहां मिलता है, कैपिटल जहां मिलता है, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर जहां मिलता है, टैलेंट अक्सर वहीं चला जाता है। लेकिन अब एक ज़रूरी सवाल, क्या गेम खत्म हो गया है?
क्या इंडिया परमानेंटली पीछे रह जाएगा? ज़रूरी नहीं है ऐसा कि ऐसा ही हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे, क्योंकि इंडिया के पास कुछ ऐसी स्ट्रेंथ हैं जो किसी के पास नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ स्केल, दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कंज्यूमर मार्केट, चीप इंटरनेट, यंग पॉपुलेशन, मैसिव इंजीनियरिंग टैलेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई जैसे तमाम सिस्टम इनोवेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे पास मौजूद है, जिसने पेमेंट्स वर्ड्स को सरप्राइज कर दिया। स्पेस सेक्टर खोल रखा है हमने, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है हमारे यहाँ, सेमीकंडक्टर को भी पुश किया जा रहा है, एआई इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है। यानी अपॉर्चुनिटी तो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन कैच क्या है? कैच ये है कि अगर इंडिया सिर्फ कंजम्पशन इकोनॉमी बना रहा, यानी टेक्नोलॉजी बाहर से खरीदो और इस्तेमाल करो, तो हम हमेशा मार्केट ही बनकर रह जाएंगे। लेकिन अगर इंडिया अगले 20 साल लॉन्ग टर्म बेट लगाए, रिसर्च पर पैसा बढ़ाए, यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्रीज कनेक्ट करे, मैन्युफैक्चरिंग सीरियसली करना शुरू कर दे, डीप टेक स्टार्टअप्स को पेशेंसली कैपिटल मिले, तो फिर ये स्टोरी बदल सकती है। क्योंकि सच ये है कि फ्यूचर में पावर सिर्फ जीडीपी से नहीं आएगी, टेक्नोलॉजी ओनरशिप से आएगी। जो चिप कंट्रोल करेगा, जो एआई कंट्रोल करेगा, जो सैटेलाइट्स कंट्रोल करेगा, जो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करेगा, वही फ्यूचर को भी कंट्रोल करेगा। और अगली बार जब आप सुने कि ताइवान की एक कंपनी पूरी दुनिया की चिप सप्लाई चला रही है, या अमेरिका में एक एआई स्टार्टअप की वैल्यूएशन भारत की बिगेस्ट कंपनीज को चैलेंज कर रही है, तो इसे सिर्फ बिजनेस न्यूज़ मत समझिएगा। ये फ्यूचर पावर शिफ्ट की कहानी है। और अब सवाल आपसे, क्या इंडिया अगले 20 साल में टेक्नोलॉजी सुपर पावर बन सकता है, या हम सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट ही बनकर रह जाएंगे? कमेंट कर कर आप बताइए, भारत आखिर कहाँ पे छड़ गया है, और कमबैक पॉसिबल है या फिर नहीं? आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कुछ की आंखें खुल जाएं इसे देखकर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।